अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन। मैं हूं हमजा तारड़। गुज़श्ता रोज़ बल्कि गुज़श्ता रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखा जाए तो 10 बजे और अगर अमरीकी वक्त के मुताबिक देखा जाए तो दोपहर 1 बजे ज़ोहराने पर बुलाया गया था। दावत दी गई थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, और जो मुलाकात 1 घंटे के लिए तय थी वो 2 घंटे से भी ज़ायद जारी रही और वहाँ पर फील्ड मार्शल को वेलकम किया गया। ये बड़ी अहम मुलाकात जिसको सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में, मशरिक़ वस्ता में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। और इस मुलाकात के बाद जिस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए, मुलाकात के बाद अलविदा करने के बाद उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए यहां पर बुलाया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था जिस तरह से पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी ज़ीरक क़यादत ने फैसले किए और जो बेहतरीन फैसले पाकिस्तान ने किए और पाकिस्तान मज़ीद एस्केलेशन की जानिब नहीं बढ़ा था। उसी हवाले से ISPR ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि मुख्तलिफ मामलात पे वहाँ पे बात हुई है। सदर ट्रंप ने भी बताया था कि ईरान और इसराइल के मामले पर भी बात हुई है। पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर तरीके से, बाकियों से बेहतर तरीके से जानता है। पाकिस्तान ने जो एलामिया जारी किया, ISPR ने जो तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक भी पाकिस्तान ने यह कहा है कि इसराइल की जो कशीदगी है ईरान के साथ उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जो गुफ्तगू की थी, पाकिस्तान ने जोर दिया है कि ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जाए। इसी हवाले से ये कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और पाकिस्तान की सफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी है, अगर हमने इस बात का जायज़ा लेना है तो जो भारत कह रहा है उसके ऊपर नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। भारतीय मीडिया की बात की जाए तो वो अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये कह रही है कि इस तरीके से किसी को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी बात करते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, लेकिन पाकिस्तान ने दर हकीकत नरेंद्र मोदी और भारत को आइसोलेट कर दिया है। भारत में मीडिया क्या कह रहा है, ये भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की जानिब से जारी गई है और भारतीय मीडिया भी कुछ इसी किस्म की बातें करता हुआ हमें नजर आ रहा है। सारे मामले पर हमने बात करनी है। ईरान और इसराइल की कशीदगी पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ हैं। और एहसानुल्लाह टीपू साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर, मुलाकात हुई है, पूरी दुनिया इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रही थी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है और सिफारती सतह पर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग हुआ है? बहुत शुक्रिया हमजा आपने इनवाइट करने का। देखिए, जब मई की हमारी जंग हुई थी हिंदुस्तान से पहले और अप्रैल के एंड में हिंदुस्तान पर जब पहलगाम पर हमला हुआ था, तो हिंदुस्तान ने ये ऑफिशियली नहीं, फॉर्मली और बहुत प्लेटफॉर्म पर कहा था कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे। जी। हिंदुस्तान का मकसद भी उस वक्त यही था, बिकॉज वो समझता था कि हम पोलराइज हुए हैं पोलिटिकली, इकोनॉमिकल हमारे ऑब्वियसली इतने प्राउड हालात नहीं हैं, और हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि मिलिटरीली अगर पाकिस्तान को सप्रेस करके या डिफीट या मोमेंटरली एम्बैरेस करके दुनिया के सामने अगर एक दफा रख दिया जाए तो हिंदुस्तान की बड़ी रेलेवेंस बन जाएगी। चाइना के मुकाबले में अमेरिका के एक ही कैंडिडेट नजर आएगा कि अगर इस रीजन में कोई चाइना की टक्कर का कोई मुल्क है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने यही किया था, उस वक्त करना चाहा था कि वो पाकिस्तान को लेस रेलेवेंट को लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट कर दे। और उसके करने के बाद जो मिलिट्री एक्शन हुआ, जो पाक फिजाइया खासतौर पर मुसल्लह फौज ने अमूमी तौर पर जो किया 7 की सुबह को और 10 को, उससे पाकिस्तान का एक नया जाहिर है कि इमेज भी बिल्ड करके आया, बिकॉज द विनर्स राइट द हिस्ट्री, ये दुनिया जानती है सारी हमेशा से। जो शिकस्त खाता है उसकी फिर कोई नहीं सुनता। आपने नोट किया होगा कि रेलेवेंस भी हमारी हो गई, हम इररेलेवेंट और लेस रेलेवेंट और लीस्ट रेलेवेंट होने की कैटेगरी से निकल आए। दुनिया ने रियलाइज किया कि ये पावर है जिससे बात भी करनी चाहिए, जिसको एंगेज भी करना चाहिए। और दुनिया आपको अपने इंटरेस्ट में नहीं, किसी और आपके कोई कनेक्शन की वजह से नहीं करती। दुनिया आपकी देखती है, आपकी वर्थ देखती है, आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है, आपकी अपनी नजरों में कितनी है और दुनिया की नजरों में आपकी कितनी है। जाहिर है ये क्यूमुलेशन जब होती है तो दुनिया फिर आपके साथ एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट डेवलप करती है और फिर आपको एंगेज करना चाहती है, आपकी बात सुनना भी चाहती है। कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते वो तो इट इज टू अर्ली टू से, उसको मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट एंगेज करना, पाकिस्तान को वैल्यू करना, ये सब क्रेडिट गोज टू इंडिया। जी
ठीक है हफीजुल्लाह नज़ीर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, इसकी टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। वैसे तो ये खबरें हैं कि 6 हफ्ते पहले ही इनवाइट कर लिया गया था, लेकिन जिस वक्त मुलाकात हुई है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हमारे सामने है। सर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात तो है, लेकिन क्या अमेरिका हमसे इस वक्त एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? ठीक है, उसने शुक्रिया अदा किया, उसने मदू किया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आप क्या समझते हैं क्या होंगी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मुझे तो इस बारे में दो कन्फ्यूजन है ही नहीं कि ये मुलाकात चाहे महीना पहले तय हुई है, 2 हफ्ते पहले तय हुई है, ये इजराइल के ईरान पर हमला करने का जो अमकानात थे या जो एक हमेशा से खतरा जो सरों पे मुंडला रहा था उसी के तनाजर में हुई है। मैं एक और भी इसमें ऐड करता जाऊं, इंडिया पाकिस्तान जंग भी कभी आप देखेंगे और जब समय फरोलेंगे और पता चलेगा, जब आप लोग जवान होंगे, हो सकता है हम ना हो, तो आप देखेंगे कि बड़े होंगे तो कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग भी इसी तनाजुर में हुई है। ये एक और बहस है कि वो इंडिया पाकिस्तान क्यों इसलिए हुई है और क्यों उनको एंगेज किया गया है। असल में जब ये हुआ है तो पाकिस्तान को उन्होंने ऑन बोर्ड करना था। अच्छा, 2 ही सूरतें हो सकती थी कि इजराइल आए और 2-4 दिनों के अंदर ईरान का जो है बिल्कुल सत्यानाश कर दे, जिसका कभी भी इम्कान मौजूद नहीं था। अगर तो ईरान के ऊपर ये पहली दफा हमला हो रहा होता, अगर तो उसके ऊपर पहली दफा बम बरसाए जा रहे होते, अगर तो उसके ऊपर पहली दफा उसको आग और खून और इससे खेलना या उसकी नसीब में लिखा होता, तो ये पहली दफा नहीं हुआ। ये 1979 के ये तसलसल में है और ये जारी सारी है। तो ये ज़हन में रखें कि इस मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा मकसद था वो यही था। और फिर वो जो मैंने अर्ज किया कि जी इंडिया पाकिस्तान, तो भी उसमें 2 चीजें सामने होंगी। एक ये होगा कि अगर इजराइल बफर से मुआल ईरान पे हमला करे तो पाकिस्तान इंडिया के साथ एंगेज है, उनके वहम गमा में नहीं होगा कि इंडिया 3-4 दिन में फारिग हो जाएगा। जब फारिग हुआ तो उनको एक और चीज भी सामने आई होगी कि पाकिस्तान के पास जो असला इस्तेमाल हुआ है वो जाहिर है हमने तो नहीं बनाया, हमें किसी ने दिया होगा, और या किसी ने हमें दिया है, तो उनके पास इतनी इस्तात है और इतनी ताकत है कि वो किसी मुल्क को भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी पे दे सकते हैं। अगर उनको ये सूट करेगा तो किसी मुल्क को भी असला दे देंगे। वही सारे के सारे, चाहे उस जितनी जो वॉरफेयर है, साइबर अटैक्स हैं, सारे वो मुंतकिल हो सकते हैं। अब उसमें जब मुलाकात हुई आसिफ मनीर साहब की, तो मुझे एक मुलाकात और याद आ गई। ये मार्च 2010 में जनरल क्यानी साहब की ओबामा से हुई थी और उस मुलाकात के बड़े चर्चे हुए। उसके ऊपर वली नसर जो ईरानी याद है लेकिन बहुत बड़ा स्कॉलर है अमेरिका में, वो हॉलब्रुक के वक्त में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा है अमेरिका का अफगानिस्तान के ऊपर है। वो ईरानी नस्ल लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ाता, बहुत बड़ा जिसको कहना स्कॉलर है। तो उसने किताब लिखी थी द डिस्पेंसिबल नेशन। उसमें उस डोसियर के ऊपर जो कैनी साहब ने ओबामा को पकड़ाया था और जो रोड मैप ओबामा को दे के आए थे, वो भी उनसे इसी सिलसिले में ये समझे कि उससे मशवरा करना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान क्या सोचा में क्या करना चाहिए। जो रोड मैप जो गेम प्लान उस डोसियर में था, अमेरिका ने उसके बाद अपनी हजारों जानें गंवाई, 1 ट्रिलियन से ज्यादा उसके बाद खर्च किया और 2020 में वो बेहमीदी के साथ निकला उसको निकलने के। मेरा अपना ख्याल है, अगर मैं उसको समअप करूं तो अमेरिका को 2 सूरतें दी, एक इजराइल जो हमला करे और ईरान पे कब्जा कर ले या ईरान को बदहाल कर दे या रजीम चेंज कर ले और वहां अदम इस्तेकाम लेके आए जो पाकिस्तान को नामंजूर है। अफगानिस्तान के ऊपर भी अदम इस्तेकाम, इंडिया की तरफ भी अदम इस्तेकाम, फिर एक और बॉर्डर हमारा खुल जाए तो पाकिस्तान को क्या करना होगा। दूसरा ये, अगर जैसे कि हुए और पिछले 2-3 दिन में ईरान ने उसके चारों तबक रोशन करा रखे हैं, बल्कि सारी रातें इसराइल की रोशन हो चुकी है, ईरान के ऐसे खतरनाक हमले हैं जो जारी हैं, तो वो उस सूरत में मेरा यह ख्याल है कि अब जो हालात पैदा हुए थे और कल जो मुलाकात हुई उनकी, हमारी रात उनकी कल दोपहर, तो उसके अंदर उन्होंने सिवाय इसके कि इजराइल को की जो बच्ची कुछ साख है, फेस सेविंग है, उसका गेम प्लान बनाया होगा। और मैं अपने जनरल साहब या फील्ड मार्शल साहब को तो यकीन है, जैसे जनरल कैनी साहब ने एक गैर मामूली डोसियर दिया था, कल इन्होंने उनको गैर मामूली मशवरे दिए होंगे। और हासिल कलाम यह है कि अगर वाकई जनाब आसिफ मनीर साहब ने उनको गेम प्लान बताया होगा कि इस खिते को जनाब फील्ड मार्शल आसिफ मनीर साहब ज्यादा कोई नहीं जानता है, अमेरिकन अंदाजा नहीं कर सकते, तो फिर और अमन कैंप हो गया तो समझें कि फिर आपका जो फील्ड मार्शल साहब है वो अल्लाह ताला की तरफ से वो 14 आदमी है जिसको नोबेल प्राइज भी मिलेगा
और पूरी दुनिया पे छा जाएगा कि अगर यहाँ पे आके अगर मामला फहमी हो पाकिस्तान के अलावा, देखें किस्मत खेल है, पाकिस्तान के अलावा कोई मामला फहमी नहीं करा सकता, कोई कैसा करे। ऐसे नहीं कि हमको बड़े हैं, बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन ऐसी आ गई है कि हम जो है एक बड़े अहम हो गए हैं। इससे आगे वो जाएगा तो पूरा खित्ते को, उसको पूरे ग्लोबल साउथ को काबू करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, ना चीन जाएगा ना रूस जाएगा। सर अब ठीक कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इस तरह की है। सानुल्लाह टीपू साहब, बात हुई है ईरान के हवाले से, ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर बातचीत हुई है। अब हम देखें पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का मौकिफ है। दोनों मौकिफ जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए हैं। इस मुलाकात के बाद जिस तरह न्याजी साहब भी कह रहे थे, आप समझते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह अमेरिका को अपनी पॉलिसी चेंज करने पर आमादा कर सकता है? ऐसा कुछ आप नियर फ्यूचर में देख रहे हैं? हाँ, कल की जो मुलाकात हुई है और लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की 2 घंटे तक वो रिपोर्ट्स हैं कि वो जारी रहा, तो उसमें एक तो चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है कि ईरान जो था वो डेफिनेटली एजेंडे पे था, क्योंकि उस मुलाकात में मार्को रोबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी, उसके साथ स्टीव विटकॉफ भी वहां पे, जो मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल नुमाइंदा है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो भी मौजूद थे उसमें। तो डेफिनेटली, और फिर ट्रंप ने खुद एंडोर्स भी किया कि इस हवाले से बात हुई है पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ, और पाकिस्तान चूंकि बहुत अच्छे तरीके से जानता है ईरान को, बाकी जो लोग हैं या बाकी ममालिक उससे ज्यादा, तो बात तो हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो मुलाकात तय हो गई थी तो उसमें बाकी कुछ और एलिमेंट्स भी थे उसमें, यानी एक चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं उसमें, यानी क्रिटिकल मिनरल तो अपनी जगह, लेकिन क्रिप्टो काउंसिल जो अब रिसेंटली बना है तो बिलाल बिन साकिब, उनकी भी कुछ एफर्ट्स जो है उनके हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में यानी कुछ लोगों के साथ फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें भी हुई थी, और जो क्रिप्टो है बिजनेस तो उसमें या इन्वेस्टमेंट उसमें ट्रंप की फैमिली जो है वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, जिसके हवाले से अमेरिका भी बहुत यानी कंसर्न है, खासकर जो ISKP है, दाइश खुरासान, उनकी तरफ से जो मुसलसल अटेम्प्ट्स हो रही हैं US मेनलैंड में हमले करने की। अब रिसेंटली भी एक पाकिस्तानी निशाद जो कनेडियन था वो पकड़ा गया था, जिन्होंने प्लान किए थे कुछ हमले वो वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, और पाकिस्तान ने, आपको याद ही होगा कि यानी कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले शायद, जो एक की ऑपरेटिव था ISKP का शरीफुल्लाह, वो उन्होंने पकड़ के हैंड ओवर किया था, जिसकी ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में तारीफ भी पाकिस्तान की थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसको कन्फाइंड नहीं रखना चाहिए या सिर्फ ईरान तक या सिर्फ यानी जो बाकी मामलात हैं उस तक। तो ये मल्टी डायमेंशनल मुलाकात है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। US के साथ इंगेजमेंट आपकी उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और ये चीज़ जो है जहाँ तक ईरान का मसला है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को खुद भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अगर वो अमेरिकन कैंप में चला गया ईरान के खिलाफ तो उनके जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलरेडी जो अफगान वॉर में, जो वॉर ऑन टेरर में हम अभी तक भुगत रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी है यहाँ पे रियलाइजेशन, और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप में जाएगा इसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से ये सबके लिए इंपॉर्टेंट मुलाकात रही है, हमारे दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौजूदा सूरत हाल में ईरान के लिए खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो किस नज़र से, हमारे दोस्तों की बात कर लें, चीन किस नज़र से इस मुलाकात को देख रहा होगा, रूस किस नज़र से इस मुलाकात को देख रहा होगा, ईरान किस नज़र से देख रहा होगा? देखिए हमजा, इस वक्त ईरान के पास जो मीडिएशन के सेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑप्शंस बड़ी कम है, बड़ी महदूद है। दूसरी तरफ जो आपने माहौल देखा कि अमेरिका और इजराइल जो है वो बहुत ज्यादा कीन नहीं लग रहे बातचीत करने में, और ये सारा जरूरी नहीं है कि वो कीन नहीं है। हम मीडिया को जो रिपोर्ट हम आपस में जो सुनते हैं मीडिया पर, वो कुछ और होता है और बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा होता है। और जाहिर है कि ये साइऑप्स कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को अपनी विल और ट्रस्ट इम्पोज करते हैं और दूसरे को ये आप कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं उसका कह के, या उसकी विल टू फाइट खत्म करते हैं बाय सेइंग कि पता नहीं आप क्या होने वाला है, तुम बच जाओ, अभी भी नेगोशिएशन पर आ जाओ, फिर ना कहना। ये इस तरह के बयान होते रहते हैं सरकारी सतह पर जो ऑफिशियल होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जाहिर है एक लिमिट से ज्यादा एस्केलेशन स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह भी नहीं चाहेंगे कि इजराइल का नुकसान हो। आज आपने सुबह देखा है जो रात को अटैक्स हुए हैं वो बहुत मौसर भी हुए हैं, पावरफुल भी हुए, उन्होंने नए मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं, तो अब प्राइस तो इजराइल भी दे रहा है। और नेगोशिएशन के लिए मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी पॉसिबली निकल सकती है जो मैं फोर्सी कर सकता हूँ, एक इम्कान जिसको कहते हैं, नॉट कि मैं समझ रहा हूँ, बिलीव करता हूँ उस पर,
कि पॉसिबली अमेरिका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त ज्यादातर इसराइल को, और ईरान का सामने खुलकर अभी उस तरह कोई नहीं आया। सिवाय कंडेम करना एक और चीज होती है, और ये कहना एडवाइस करना कि ना लड़ो और उसूली हिमायत कर देना और चीज होती है। लेकिन एक्टिव रोल पाकिस्तान की शायद एक पोजीशन बन सकती है कि वो प्ले करे, कि वो एक किस्म का ईरान को रिप्रेजेंट करे। उधर से अमेरिकन और दूसरी गवर्नमेंट तो कर ही रही है इसराइल को प्रेजेंट। हम इसराइल को दरमियान में खुद नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उसको रिकग्नाइज नहीं करते एज अ स्टेट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती है इन पीस मेकिंग के। पाकिस्तान पहले ही कह रहा था, जो न्याय साहब भी कह रहे थे, कि हम तो काउंटर टेररिज्म और बहुत पहले भी परेशान खुद भी हैं, और अमेरिका को भी रियलाइज करना चाहिए, और ये हमें रियलाइज कराना चाहिए उनको कि हम पीस लविंग खुद भी हैं, हम रीजन में भी जाहिर एस्केलेशन नहीं चाहते, और हम हेल्प करने को तैयार हैं, और हमारी कंपल्शन भी है। बाय द वे हमजा साहब, ये भी ज़हन में रखिएगा कि हमने अभी अभी इतनी लंबी एस्केलेशन हिंदुस्तान से लड़ी है और जंग लड़ी है। जो सबक सिखाया है वो तो हिस्ट्री है। जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो आप इसका सिक्योर या उतना कंफर्टेबल नहीं देखते जितना हम चाहते हैं कि हो। उधर भी हमारा अनइजीनेस है। अब ईरान एक और फ्रंट हम नहीं चाहेंगे कि और फ्रंट पर इतनी ज्यादा एस्केलेशन हो या हॉस्टिलिटी हो कि वो हमारे खित्ते तक उसकी जो आग का जो जगह टेम्परेचर यहां तक पहुंचे। तो हमें तो चाहिए ऑल आउट जाना किसी तरीके से भी। अगर हमें अमेरिका या कोई और मुल्क इस वक्त हमें समझता है कि हम नेगोशिएशन में कंट्रीब्यूट करें, तो हमें एक्टिवली करना चाहिए, बिकॉज हम चाहेंगे नहीं कि ये तीन डायरेक्शन, हम इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते। हम ईस्ट को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं अपने फोर्स की वजह से, और हमने दिखाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरों के लिए ना हम उसलिए ना चाहते हैं एस्केलेशन, और ना हमारे किसी ऑब्जेक्टिव में वो फिट बैठता है कि इस तरफ भी हमारी तरफ से इनसिक्योरिटी पैदा हो। तो हमें ऑल आउट कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा कंक्लूड करके कहना चाहूंगा कि हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने नहीं देख रहा कि उस तरीके से सिवाय टेलीफोन टॉक्स के प्रेसिडेंट प्यूटन ने बात कर ली और अमेरिकन लीडरशिप ने बात कर ली चाइनीज लीडरशिप के साथ, तो मुझे कोई मेजरेबल, जिसको कहते हैं ना टेंजिबल फॉर्म में कुछ नजर अभी तक नहीं आया जिसको हम कहेंगे नहीं। यूरोपियन यूनियन वाले करने लगे मुज़ाकरा, शायद आज या कल होने लगे हैं, लेकिन मुझे दूसरे मुल्कों में जो सो कॉल्ड हम समझते हैं कि ईरान के हिमायती लोग हैं या हिमायती मुल्क है, निस्बतन सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए फोर्सी कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में भी है, और एज ए ग्रेट नेबर हमें चाहिए कि हम अपना लिव अप करें, और कल को जो ईरान के शहरी और ईरानी कौम है ये याद रखे कि हमने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया था उनके वेलबींग में और उनकी सिक्योरिटी में। जी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को ये सूट करता है कि पाकिस्तान मीडिएशन किसी तरह से करे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि अपने हमसाया ममालिक में भी एस्केलेशन नहीं चाहता। इसी हवाले से बात करेंगे। ईरान और इसराइल की कशीदगी पर मजीद बात होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान और इसराइल की जंग को 7 रोज़ होने को हैं, 1 हफ्ता होने को है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें नफसियाती दबाव की या फिर एक दूसरे को मेंटली टारगेट करने की, तो दोनों जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की जो फ़ज़ाई बरतरी है वो इसराइल ने मुकम्मल तौर पर वहाँ पर फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर ली, जबकि ईरान की जानिब से भी इसराइल की फ़ज़ा के हवाले से ऐसा ही मौक़िफ़ आया। और मज़ीद देख रहे हैं कि मीज़ाइल्स दागे जा रहे हैं ईरान की जानिब से, मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। बड़े सख्त बयान भी आए, और अभी डोनाल्ड ट्रंप हमें फिर भी कुछ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं। एक तरफ कुछ अमरीकी जरीदे इस किस्म की बात कर रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, अमरीका बिल्कुल तैयार है, उन्होंने प्लान बना लिया है किस तरह से ईरान पर उन्होंने हमला करना है, उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, मतलब न्यूक्लियर जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमला करना है। वहां पे पॉइंट्स उन्होंने देख लिए हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप का इंतजार किया जा रहा है कि ट्रंप कब फैसला करेंगे। इसी हवाले से हमने बात करनी है कि ये मामला मजीद आगे कितना बढ़ सकता है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप क्या देख रहे हैं? अभी तक जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईरान अकेला है, इस वक्त तन्हा लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, ठीक है, बयानात आए हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, लेकिन जंग अकेले ही लड़नी होती है। ऐसी सूरत हाल में आप देखते हैं कि अगर अमरीका शामिल हो जाता है बराह रास्त जंग में, तो ईरान तन्हा मुकाबला कर सकता है, जैसे पहले ईरान ने शायद इसराइल अमेरिका दोनों को सरप्राइज तो किया है जिस तरह की रिटेलिएशन आई है। देखिए जी, पहले तो बात वैसे तो खैर इस तरह के माहौल में कुछ प्रेडिक्ट करना, और फिर हमारे जैसे कि चिश्ती साहब ने कहा है कि जी हम यहाँ बैठ के अंदर खाने जेस्चर्स एक होते हैं, आप बयानात कुछ दूसरे देते हैं, और फिर तीसरे को कुछ और सुनाना चाहते हैं, चौथे तक कोई और बात पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप अल्फाज का ऐसा चुनाव करते हैं कि हर बंदे तक उसके हिस्से और जुस्से के मुताबिक पैगाम पहुंच जाए। लेकिन मैं ये आपको हकीकत लिख के देता हूं कि अमेरिका कभी भी इस जंग में आगे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये खातर जमा रखें। ये मेरी
मेरी बिल्कुल जाती राय है जो कि 100% गलत हो सकती है, लेकिन मैं हतमी बिल्कुल पीरियड एब्सोल्युटली नॉट। ये तो बात तो एक दूसरी बात यह है जी कि अब इसराइल जहां चले गए है, ये जाहिर है कि अमेरिका की शय पर या अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा है। जहां हम कहते हैं कि जी इसराइल जो अमेरिका के ऊपर एक उसकी मजबूरी है, इस तरह अमेरिका इसराइल की मजबूरी है और अमेरिका की मजबूरी है कि इतने बड़े खिते को जो कि सारे वसाइल से रिसोर्सेज से माला माल है, और अमेरिका जो है इसके लिए पता नहीं कितने अरसे से कोशिश है, कितनी जंगें कर चुका है, 7-8 मुल्क इसी इलाके के वो सफ़े हस्ती से वो मिटा चुके हैं। लिबिया क्या, सोमालिया क्या, सूडान क्या, यमन क्या, लबनान क्या, शाम क्या, इराक क्या, मतलब कितना का नाम ले आप, जहां पे इन्होंने उनको बिल्कुल ऐसे अदम इस्तकाम में पहुंचाया कि ये सारे मुल्क फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है फंक्शनल स्टेट्स नहीं हैं, और उनका आखिरी टारगेट ईरान है। अब फर्ज किया, फर्ज माल हम कहते हैं कि ईरान को जो है वो उसी तरह पहुंचा देता है जहां पे जैसे उस शाम को उसे पहुंचाया है, तो फिर क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद जो खिता है जो आपका ग्लोबल साउथ है, जहां पे इंडिया पहले अमेरिका का एक लाइट बैठा है, इसराइल के साथ भी उसके बड़े अच्छे तल्लुकात है, स्टडी की तल्लुकात है, ये तीन मुल्क जो है, फिर उसके बाद इस खिते के अंदर किसी और को पनपने देंगे? इसका आप भूल है ईरान तो चलो कोई तरह हैसियत नहीं है। देखें आप, हम समझते हैं कि शायद मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा हूँ किसी के आर्गूमेंट से, लेकिन कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। आसिम मुनीर साहब की ओबामा ट्रंप की मुलाकात के लिए वो किसी लेवल पे किसी सतह पे हो सकती थी, इतनी बड़ी हाईफाई करना। एग्जैक्टली मुझे 2010 को हमेशा रिकॉल करता हूँ जब जनरल अशफाक परवेज कियानी जब गए थे अमेरिका में और ओबामा से मिले थे, और बिल्कुल उसी तरीके से यही डिट्टो कॉपी यही थी, और उसके बाद उन्होंने उनके पास लिखा डोसिया था वो पकड़ा दिया। मेरा ख्याल है और ये मेरा विजदान कहता है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि वहां पे जनरल आसिम मुनीर साहब से जरूर इस बात में बात हुई होगी कि इस जंग से कैसे निकला जाए। ये बाकी बातें बड़ी मामूली हैं कि पाकिस्तान कितनी तजारत करेगा नहीं करेगा, ये किसी लेवल पहले भी हमारे बड़े डेलीगेशन के मिलकर आ गए, अभी बिलावल साहब गए हुए थे, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, कौन सी चीज क्या हो रही है, फला हो रही है। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके इस वक्त जितनी इस वक्त उनके सरों पे ईरान सवार है। इसराइल को वो खत्म नहीं होने देंगे। अगर इसराइल जहां से पीछे हटता है तो इसराइल खत्म होता है, इसराइल आगे बढ़ता है तो उसे ईरान को खत्म करके जाना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक ने बचना चाहिए और एक को हमेशा के एलिमिनेट होना चाहिए। अब ये कोई आम चीज नहीं हो रही, ना इसके ऊपर ये कहने के कोई दूसरे मुल्क खामोश बैठ के तमाशाई बैठे हैं, वो एक जैसे छोड़ रहे हैं। चाइना ने को पाकिस्तान के अंदर को आगे जंग नहीं लड़ी, लेकिन सारी दुनिया ने कहा और डंके की चोट पे कहा कि पाकिस्तान की जंग जो है 90% चाइना ने जो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी जैसी थी, अब सारे कमोडोर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं क्या कहूँ, तो वो ये सारी की सारी उसके अंदर कितना हिस्सा था। मेरी बात ध्यान में रखें कि इस वक्त आसिम मुनीर साहब का रोल बड़ा ही अहम है। हमें ईरान की जंग में हिस्सा ले या ना ले, 45-46 साल से हमारे और ईरान के तल्लुकात, उस वक्त शहंशाह के वक्त से भी हवा नहीं गुजर सकती। सामने क्या होता है उसको भूल जाए। तालिबान के साथ हमारे सामने क्या है, तालिबान हमारी हुकूमत से हवा नहीं गुजर सकती। ये अगेन मैं मेरा जाती मुशाहिदा है, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा दूसरी बात हो नहीं सकती। मेरी अकल कुछ चीजें अपील नहीं करती। बिल्कुल ठीक ये है, हो जाएगा, सर, हो ठीक जाएगा। हो गया। हमने कुछ जंगों में किसी ने जाए इसलिए। और फिर ईरान के पास आखिरी बात यह है कि वो जितना लिथल अल्सर है हर रोजाना बढ़ा रहा है उसकी इंटेंसिटी। आपको ये चिशी साहब बताएंगे कि आज कितनी सख्त था। यस्टरडे वाज बेटर देन डे बिफोर यस्टरडे। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हम एक ऐसे मोड़ पे हैं कि या अमेरिका ने अगर जंग लड़ी और ऐसा आया तो फिर ला मुहाल आप देखेंगे सारे प्ले ट्रिगर हो जाएंगे, पूरा खिता जो है तीसरी जंग अजीम के अंदर चला जाएगा। अगर अमेरिका ने जो अंदर से यही कहता है किसी तरीके से इसराइल को फेस सेविंग दी जाए और तो वापस बुलाया जाए, मेरा ख्याल यही होगा अमलन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सानुल्लाह टीपू साहब, लेकिन ईरान फेस सेविंग देगा नहीं। ईरान बड़ी ठीक है, ईरान फेस सेविंग नहीं देगा, वो बात करना नहीं चाहता है। सानुल्लाह टीपू साहब, जिस तरह से हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अमेरिका बराह रास्त बड़े कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर हैं कि इसमें शामिल हो, लेकिन जो सुबह का जबरदस्त हमला हुआ है उसके बाद आपने नेतन्याहू के बयानात देखे होंगे, उनका तरीकाकार देखा होगा, उन्होंने मजलूम बनने की कोशिश की है। ऐसे ही जैसे वो अमेरिका को कह रहे हों कि आप खुदारा इसमें शामिल हो जाएं, किसी भी तरह आप आ जाएं, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब जो एक कोशिश अब सबको समझ आ रही है की गई कि किसी तरह
ईरान हमला करे, जो अमेरिकन बेसिस हैं, जो अमेरिकी अड्डे हैं, उन पर हमला करे ताकि जवाब पैदा हो सके, ईरान ने वो भी नहीं किया है। आप मुत्तफिक हैं कि अमेरिका शामिल नहीं होगा या अमेरिका जवाब ढूंढ रहा है? एक चीज को समझने की जरूरत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से यानी कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी वो अमेरिका में यानी आप वहाँ के जो एनालिस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम काम कर रहे हैं और एक यानी वन मैन शो है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी सोच है, फिर वही सोच जो है वो नीचे आ जाती है उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो भी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे हम जो ट्रंप का मूड है हम उसके खिलाफ आ जाएं ताकि अपनी पोजीशंस को सिक्योर रख सकें। तो ये एक यानी एक बहुत बड़ा इशू है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि वो अनप्रिडिक्टेबल है और उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हाँ एक है कि वो ग्राउंड पे वो नहीं आएंगे, यानी बूट ऑन ग्राउंड जो है वो मुझे खुद भी नहीं लग रहा, लेकिन जो एरियल कैंपेन है या जिस तरीके से यानी इजराइल बार बार कह रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान में कि उसको सिर्फ अमेरिकन जो बम्बर्स है वो उसको तबाह कर सकते हैं, तो उस हवाले तक यानी जो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है। खासकर जो आज का जब हमला हुआ है तो इजराइल जिस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, हालांकि ईरानियन ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के नीचे जो इजरायली फोर्सेस हैं उनकी यानी इलाज होता था, वहां पे उनकी यानी कुछ कम्युनिकेशंस के वो थे, टूल्स वगैरह वो थे, यानी वो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल ऊपर था लेकिन अंडरग्राउंड मिलिट्री एक्टिविटीज चल रही थी। तो उसके बाद यानी अभी मैं यहाँ आने से शो में आने से पहले वो खबर देख रहा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के अब उन्होंने दोबारा से डायरेक्टली थ्रेटन किया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनाई को। तो इस लेवल तक अगर बात जाती है तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, खासकर जो सुप्रीम लीडर अगर उनको टारगेट करने की कोशिश होती है इजराइल की जानिब से, तो मेरे ख्याल में ये जो जंग है तो ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी और ये पूरे खिते तक यानी अपने लपेट में मामलात को वो ले सकती है ये जंग। और ऑलरेडी यानी रिजीम चेंज की जो बातें हो रही हैं, इन केस रिजीम चेंज की तरफ चीजें जाती हैं तो जो पाकिस्तान, खासकर हमें फोकस रखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए या रिपरकशंस कि यहाँ पे यानी हम ईरान तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बाद। दूसरा ये कि बहुत क्रिटिकल रीजन है हमारा या प्रोविंस है बलूचिस्तान, वो हम ईरान के साथ शेयर कर रहे हैं। और इंटरनली अगर ईरान के इस मौजूदा रिजीम को टॉपल किया जाता है तो वहां पे जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं 2 लाख के करीब उनके पर्सनल है और बहुत ज्यादा वेल ट्रेंड और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड वो लोग हैं, वो अगर डिसमेंटल होते हैं तो बहुत ज्यादा खदशा है कि वो चीज जाएगी यानी जिस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स इस पूरे रीजन में ऑपरेट करते हैं। ऑलरेडी वो चीज हमने देखी थी जब सद्दाम हुसैन हुकूमत को गिराया गया तो जो सद्दाम के फौज के लोग थे तो वो या अलकायदा में चले गए या फिर वो दाइश में चले गए, और उसके बाद हमने सबने देखा कि वहां के मामलात कितने खराब हुए जो अभी तक वो पूरा रीजन भुगत रहा है। तो ये इस तरह के वो हैं कि पाकिस्तान को उस पर फोकस रखना चाहिए। हाँ, जहां तक मीडिएशन का तो वो है या डी एस्केलेशन में अगर पाकिस्तान को ये रोल प्ले कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली वो नहीं लगता क्योंकि मीडिएशन के लिए आपको ऐसे यानी पार्टी की जरूरत है जो दोनों को काबिल कबूल हो। ईरान इजराइल के साथ हमारे कोई फॉर्मल रिलेशन है नहीं, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, ईरान के साथ है। अब जहां तक ओमान की बात है तो ओमान के यानी अब रिसेंट पास्ट में हमने देखे हैं कि वहां पे इजराइल के ऑफिशियल्स भी आते हैं, वहां पे यानी अमेरिकन भी आते हैं, तो वो एक था सूटेबल। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब इस पोजीशन में फिलहाल नहीं है कि वो मीडिएशन करा सकें इस जंग में इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच में। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एक आम तासुर भी पाया जाता है कि इसराइल का भी निशाना अगर ईरान है तो उसके बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज बात की है असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर के पाकिस्तान को इस हवाले से नज़रअंदाज इस बात को नहीं करना चाहिए कि अगला निशाना बहरहाल इसराइल का पाकिस्तान ही होगा ईरान के बाद। खालिद चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं जो राय पाई जाती है ये कितनी दुरुस्त है और पाकिस्तान इस मामले को इस तनाजुर में किस तरह देखता है? देखिए, हमजा ओपिनियन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, और एक रेयर पॉसिबिलिटी वो तो ये देखना पड़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी है, ब्राइट है या बड़ी स्ट्रांग है या रेयर है या अनलाइकली है। जहां तक पाकिस्तान अगला निशाना होने का चक्कर है तो मैंने फिर अपनी पाकिस्तान की कुव्वत भी देखनी होती है मैं कमेंट करने से पहले, और ये दुश्मन भी देखता है आप पर। ये नहीं होता कि वो सिर्फ निशाना बनाने का कोई ले लिया, कोई गन का निशाना नहीं है कि आप अगले टारगेट पे चले जाते हैं एक को किल करने या एलिमिनेट करने के बाद। ये नहीं होता, आपने रिस्पॉन्स भी देखना होता है। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने जो अभी रोल प्ले किया हिंदुस्तान की एस्केलेशन में,
तो आपने दुश्मन पर एक प्राइस देनी होती है। मैं इसको टर्म यूज करता होता हूं कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करनी होती है ऑफ द वॉर। जी आपने हिंदुस्तान के साथ हमने क्या किया, हमने 10 तारीख को और 7 तारीख को प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की हिंदुस्तान पर 6+0 करके, और फिर 10 तारीख को हैवी टनेज करके, जो मैं अक्सर चैनल्स पे कह रहा हूं कि 65 की 17 दिन की जंगों से ज्यादा टनेज हमने 5 घंटे में गिराई हिंदुस्तान पर 10 तारीख की सुबह फजर के बाद। हिंदुस्तान को मैसेज ये जाता है कि आप एस्केलेशन कर लें, लेकिन फिर एक कीमत है उसके साथ, एक प्राइस अटैच्ड है। इजराइल ने 45 साल से क्यों ऐसा नहीं किया कि पाकिस्तान पर हमला करता। मैं नौजवान 81 में नौजवान फाइटर पायलट था जब मैं एयरफोर्स में, तो उस वक्त भी मेरी ड्यूटी लगी थी चकलाला नूर खान एयरबेस पर, जो चकलाला होता था, टू प्रोटेक्ट कहूटा न्यूक्लियर प्लांट, जो हमारा उस वक्त न्यूक्लियर प्लांट एक ही जगह थी हमारी, डॉक्टर कदीर खान वहीं पे शायद काम करते होंगे। तो मैं उस वक्त से हम एयर डिफेंस कर रहे हैं, और हमें एक्सपेक्टेड था कि स्ट्राइक अगर आई हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर तो कहां आएगी, 2 मुल्कों से आएगी, और दोनों मुल्क आपको पता है किसकी मैं बात बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक, बिल्कुल तो ठीक। ये आज का खतरा नहीं है हमें 1981 जब से मैंने एयरफोर्स में वॉच संभाला, हमें उस वक्त का खतरा था। लेकिन 45 साल में अल्हम्दुलिल्लाह क्यों हिम्मत नहीं हुई? क्योंकि जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज की जाती है, और जाहिर है हिंदुस्तान को तो हमने की है, इजराइल को भी अंदाजा होना चाहिए कि ये आसान नहीं है। खुदा न खास्ता मैं ईरान को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन हमें ईरान से इक्वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हम समझते हैं, हमें पता है कि हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं क्या। एहसानुल्लाह टीपू साहब, एक खबर ये आई थी कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि अब ईरान बात कर रहा है मुज़ाकरात की, लेकिन अब हम मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही ये भी बात आई कि कुछ तैयारे उड़े हैं, 3 तैयारों का जिक्र हो रहा था, ईरान से उड़े हैं, वो ओमान पहुंचे हैं, मस्कत लैंड किए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? ईरान ने तो तरदीद कर दी थी। हाँ, ईरान मुसलसल तरदीद कर रहा है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कल ये इस खबर का आना कि वो व्हाइट हाउस आना चाह रहे हैं, और हो सकता है मैं व्हाइट हाउस के जो गेट्स है उसके लिए खोल दूं, और फिर ओमान के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आई, लेकिन ईरान उसको मुसलसल डिनाई कर रहा है। ट्रंप की तरफ से यानी वो मुसलसल खेल रहा है, वो मुसलसल वो जो नर्व गेम्स होती हैं वो खेल रहा है ईरान के साथ। एक तरफ उन्होंने इसराइल को यानी फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो जिस तरीके से भी वो चाहे ईरान को टारगेट कर सकता है, और दूसरी तरफ फिर भी एक उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक विंडो को खोली हुई है कि अगर इन केस इस प्रेशर में आके ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकता है। एक तरफ वो ट्वीट कर रहा होता है कि ईरान को सरेंडर होना पड़ेगा, एक तरफ वो यानी सुप्रीम लीडर के हवाले से बात कर रहा होता है। तो ये यानी ट्रंप इसी तरीके से वो खेलता है, वो आपके नर्व्स के साथ, और इसमें यानी मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वो मुसलसल ट्रैप होता जा रहा है, और इजराइल जो है वो उनकी तो पूरी शुरू से यही कोशिश है कि किसी तरीके से हम अमेरिका को यहाँ पे ड्रैग कर लें इस जंग में, और फ्यूचर में ये इजराइल का सिर्फ ये नहीं है कि उनके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको वो टारगेट करना चाह रहा है, बल्कि रिजीम चेंज जो है इजराइल उसके हवाले से बहुत सीरियस है। अब जितनी उनकी राइटिंग्स देख लें, उनकी तरफ से जो आप उनके मीडिया को थोड़ा सा फॉलो कर लें, तो वहां पे मुसलसल यानी रिजीम चेंज की बात हो रही है। मैं कल से एक चीज नोट कर रहा हूं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की कम वहां पे डिस्कस हो रही है, और रिजीम चेंज की बातें ज्यादा हो रही हैं, जो कि बहुत मुश्किल है यानी। लेकिन ये कि वो ऑप्शन अभी तक उनके पास है, तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जब अगर आती है इस जंग में, तो फिर ईरान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी गवर्नमेंट पे। इस हवाले से सर कहिएगा, एक तो जो मौलाना साहब ने बात की है, ये आमतौर पे पाकिस्तान में यही तासुर जो है वो पाया जाता है कि ये मामला है। मौलाना साहब की बात को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे तो अभी आपने सुना भी है, ये शायद शशि साहब फरमा रहे थे, और बिल्कुल सही फरमा रहे थे। कब नहीं था, मतलब कौन नहीं जानता कि इजराइल के लिए पाकिस्तान जो है वो एक स्वान रूह है। ये 84 के अंदर, मैंने तो पिछले दिन कॉलम लिखे, 1984 के अंदर रोनाल्ड रेगन ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को फोन किया, उसका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मैच्योर हो चुका था कि इंडिया और इसराइल जो है फलां दिन आप पे हमला करने वाले हैं। फिर सबको पता है उस जमाने के जो लोग हैं कि किस तरीके से कोटा के ऊपर एक बलून छोड़े गए थे जो बहुत पूरे इलाके को कवर किया हुआ था, किस तरीके से पूरी जगह वहां पे हमारे जहाज जो स्क्रैम्बल करते रहे थे, और एक अरसा था, और फिर वार्न भी कर दिया गया था कि हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद भी कई दफा ऐसे मौके आए जिसमें इसराइल का पहला, हमेशा मैं तो अमेरिका पढ़ता था, मेरे साथ एक इसराइली था, वो पायलट था, ट्रेनिंग पे के लिए था, उसी साथ ही उसी इलाके में अमेरिकन एयरफोर्स बेस था, तो उससे हमारी शनासाई थी। तो वो तो हमेशा कहता था कि हमें तो दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान के तौर पर बताया गया, लेकिन असल क्राइसिस ये है कि उससे पहले
जो उन्होंने 7 हुकूमतों को उन्होंने टॉपल करके उनको डिस्टेबलाइज करना था, उनके रिजीम चेंज करने थे, उनमें से खाली अब ईरान बाहर रह गया, बाकी हर जगह पे अपने काम में मुकम्मल हो गए हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि सारी हुकूमतें डिसफंक्शनल हो गई हैं। एक क्राइसिस होती है कि आप एक बात की है यहाँ पे चशी साहब ने, और वो हरफ आखिर है कि कभी हमारे लीडरों के, इजरायली लीडरों के, अमेरिकन लीडरों के मुंह से जो आ रहा है उसको कभी ना सुने। इसकी मैंने बताया ना कि कई जहतें होती हैं कि कहां जाना चाहते हैं। असल सूरत हाल ये है कि इजराइल जो है 7 दिन के अंदर तो ये पता चला है कि इजराइल जो है आए दिन ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, और एक उसके अंदर एक महसूस हो रहा है कि एक फियर अननोन है कि उसे देख रहे हैं कि अगर ये इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये इंटेंसिटी मजीद बढ़ गई तो इसका मतलब है ईरान के पास वो वेपन है जो आज तक जंगों में इस्तेमाल नहीं हुए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि और यही के साथ ये बात क्लियर होती जा रही है बढ़ गई तो एक फियर ऑफ द अननोन है, तो इनको घायल किए हुए हमारे साथ मौजूद थे एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद, एहसानुल्लाह टीपू साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।